कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन होने से उस फिटनेस प्रोफेशनल के पास, सबकी बात क्यों कर रहा हूँ, मेरा नाम सचिन है। मैं न्यूयॉर्क में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ। एट द सेम टाइम आई हैव बिन इन फिटनेस प्रोफेशनल फॉर लास्ट 10 years। फॉर दैट इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ सर्टिफिकेशन। इन वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री दूंगा, उतनी इंफॉर्मेशन दूंगा जितनी आपको एज अ फिटनेस प्रोफेशनल वो जानने के लिए ज़रूरी है। या फिर आप एज फिटनेस भी आप अगर वहां पे काम कर रहे हो तो फिर भी आपके लिए वो टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सर्टिफिकेशन फॉर अ फिटनेस प्रोफेशनल ज़रूरी है? मेरा मानना ये है कि हाँ, कुछ हद तक ये ज़रूरी है। अगर कोई फिटनेस प्रोफेशनल अपने काम को सीरियसली ले रहा है और वो एक्चुअली चाहता है कि उसके क्लाइंट को बेनिफिट हो, नॉट जस्ट फॉर मनी बट ही वांट some improvement in their health and their life, so I believe कि कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन होने से उस फिटनेस प्रोफेशनल के पास ऐसे टूल्स रहते हैं जिन टूल्स को वो यूज़ करके अपने क्लाइंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। चाहे उसका गोल कोई भी हो, चाहे उसका गोल है वेट लॉस करना, मसल बिल्ड करना, या फिर एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, कोई भी गोल हो सकता है। इस सब के लिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि सर्टिफिकेशन कुछ हद तक आपको ज़रूर आपकी मदद करता है एज अ फिटनेस प्रोफेशनल। अब मैं इस सब की बात क्यों कर रहा हूँ, मेरा नाम सचिन है। मैं न्यूयॉर्क में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ। एट द सेम टाइम आई हैव बिन इन फिटनेस प्रोफेशनल फॉर लास्ट 10 years। यहाँ न्यूयॉर्क जर्सी सिटी में मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज़ द कल्चर इन यूएस एज कंपेयर टू इंडिया। एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, एज अ पर्सनल ट्रेनर, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? डिफरेंस ये है कि अगर आपको किसी की बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग समवन, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन हेल्प इट, बट इफ यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली, like I want to do it professionally, there is a need for certification। there is a need for certification means एक सर्टिफाइड एजेंसी के थ्रू आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोफेशन में एंटर करके आप उससे पैसा कमाओगे, प्लस आप किसी के साथ काम करोगे फॉर द सेक ऑफ फॉर देयर हेल्थ। ओके, एंड फॉर दैट इट इज मैंडेटरी टू हैव अ सर्टिफिकेशन। इंडिया में, जहाँ तक मैं इंडिया में भी रहा हूँ, 2 साल से यूएस में हूँ, पहले मैं इंडिया में ही था ऑब्वियसली। वहाँ पर ऐसा कुछ कल्चर था नहीं। मतलब मैंने फिटनेस प्रोफेशनल से बहुत सारे से मिला भी हूँ। मैंने खुद इंडिया में भी पर्सनल ट्रेनिंग ली भी है, ठीक है। कुछ सर्टिफाइड होते हैं, कुछ सर्टिफाइड नहीं होते, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। यहाँ पे कंपल्सरी है। और मतलब चलो कंपल्सरी, एक कंपल्शन होना इज वन थिंग, बट आई थिंक ओवरऑल इट ऑल्सो हेल्प्स एज अ फिटनेस प्रोफेशनल। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये सब क्यों, इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू। बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई फिटनेस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाता है, इफ ही इज गोइंग टूवर्ड सर्टिफिकेशन, आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज it takes some credibility, discipline and commitment to be a professional। आपने कुछ पैसा लगाया to get certification, आपने उसके लिए पढ़ाई की, आपने पेपर पास किया, ठीक है। Obviously you have some discipline and you are committed towards this profession। Second is knowledge। Obviously you get, if you read through the content you will get knowledge, and you can learn about some specialities like human anatomy, physiology, biomechanics, kinesiology, all these things, all these kind of terms, what is a different kind of muscles that are involved in a human body, what is the skeletal system, how cardiovascular health is impacted for individuals having not good fitness level। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। मैं पर्सनली कहाँ से सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ,
मैं कर रहा हूँ NASM से, NASM, विच इज़ नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। उसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल किया है। आई हैव पेड क्लोज टू $1,100, which comes out to be close to 85,000 इंडियन रुपीज़। और उसमें मैं पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, साथ में मैं न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ। मतलब दोनों में मेरा इंटरेस्ट है, नॉट जस्ट कि मैं प्रोफेशनली फिटनेस ट्रेनिंग देता हूँ तो मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं किसी जिम में काम नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली खुद जिन जिन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ। बट मेरे को खुद पढ़ना था कि सर्टिफिकेशन के अंदर होता क्या है, उससे क्या एड ऑन मिल रहा है। एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट पार्ट इज मुझे क्या बेनिफिट्स इससे हो रहे हैं। एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट NASM क्या है, वाई आई चोज NASM ओवर अदर्स, थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको NASM के बारे में बताऊंगा। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, आप जहां से चाहें जिससे चाहें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मुझे NASM में क्या अच्छा लगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको हेल्प करे आपको चूज करने में कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस सर्टिफिकेशन के पे जाना चाहिए। बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, एस है, ISS है एंड NASM ऑब्वियसली है। टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो NASM हैज़ बीन द लीडिंग अथॉरिटी in personal training certification, continuing education and career development for fitness professionals, and has been existing for close to 30 years. Full form है National Academy of Sports Medicine. Personal training credential provides the scientific foundation necessary to begin exciting career as a fitness professional. So it's a fact that it opens some doors, न्यू डोर्स फॉर यू। एक सर्टिफिकेशन होने से एक क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी सीरियसनेस दिखाई देती है इस प्रोफेशन के अंदर। एंड NASM रिकमेंड्स दैट ऑल फिटनेस प्रोफेशनल्स मेंटेन अ फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में बताऊं कि एक आपने इंस्टाग्राम रील खोली जिसमें किसी ने बोला कि ये एक्सरसाइज करने से एक हफ्ते के अंदर 3 किलो वेट कम हो जाएगा और बेली फैट आपका कम हो जाएगा, आपकी बेली जो है वो श्रिंक हो जाएगी। आपके पास कुछ क्लाइंट हैं और आपने वो रील देख कर वो एक्सरसाइज जो है अपने क्लाइंट्स को करवानी शुरू कर दी और यही उनको बताया कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी बेली फैट कम होगा। कोई एविडेंस नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस इंफॉर्मेशन की, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके पीछे क्या कितने लोगों पे वो ट्राई किया गया। बस एक इन्फ्लुएंसर ने उसको बोला तो आपने उसको उठाया और आपने अपने क्लाइंट्स को जाके बता दिया। तो NASM क्या कहता है कि जो भी आप पढ़ोगे NASM के अंदर, इट्स ऑल एविडेंस बेस्ड। कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके कुछ सब्जेक्ट नहीं बनाया है, इट्स ऑल एविडेंस बेस्ड एंड इट्स वेरी प्रिसाइज एविडेंसेस आपको दिए हुए हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसके तरफ, सो दैट इन्फ्लुएंस्ड मी टू टेक दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम NASM, दैट्स इट। बाकी कोई एफिलिएशन नहीं है, कुछ मार्केटिंग नहीं है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जहाँ से चाहे आप वहाँ से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स। तो अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अब वाई आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेशन। मैं सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, अभी मैं सर्टिफाइड हुआ नहीं हूँ, कर रहा हूँ। व्हाट आई वांट थ्रू दिस सीरीज इज स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और मैं इन वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री दूंगा, उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी आपको एज अ फिटनेस प्रोफेशनल वो जानने के लिए ज़रूरी है। या फिर आप एज फिटनेस भी आप अगर वहाँ पे काम कर रहे हो तो फिर भी आपके लिए वो टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उन कौन सी टर्म्स है, क्या है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट इनिशियली आप इतना समझ लो कि ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे एक पढ़ाई करके, पे करके, पैसे दे के जो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री करूँगा, आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपके क्वेश्चंस को समझूंगा, आपको आंसर भी करूँगा। आपकी कोई क्वेरी है आप मेरे को कमेंट में डालें, मैं आपको
पूरा उसके बारे में जितनी भी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो NASM में ऑल द कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो पहले सेक्शन में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले सेक्शन में हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिटनेस प्रोफेशनल। उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इनका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर पूरा है, इट इज़ बेस्ड ऑन OPT मॉडल। OPT model is optimum performance training model that was developed with evidence-based practice as a core guiding philosophy. Okay, the OPT model is backed by scientific research and has been successful for many different type of clients, including those seeking weight loss, improvement in health and strength, muscle mass, and athletic performance. It's a proven model. जिस पे इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो it's defined on that principle of OPT model. What is chapter 1 talking about? Chapter 1 is talking about the modern state of health and fitness. अभी current 2024 में हम हैं, 2025 में जाने वाले हैं. What is the current modern state of health and fitness? तो उसमें जाने से पहले we should know what is NCD. What is NCD? NCD stands for non-communicable diseases, also known as chronic diseases, tend to be of long duration and are result of a combination of genetic, physiological, environmental and behavioral factors. तो अभी मेरा टेम्पलेट क्या है आपको इस वीडियो में बताने का? मेरा टेम्पलेट ये है कि मैं आपको इन सब छोटी छोटी टर्म्स के बारे में समझाऊंगा. लाइक व्हाट इज NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, व्हाट इज क्रॉनिक डिजीजेस. ठीक है, तो उससे आपको क्या 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 होता है? जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हो, आप नए क्लाइंट के पास जाते हो, आप उनसे बात करते हो, कोई आपको बोलता है आई एम सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज, तो आपको उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना. एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आपको उसका मतलब पता होना चाहिए. क्रॉनिक डिजीज होती क्या है, उसका रीजन क्या है. यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर, राइट, बट एटलीस्ट एज अ टर्म you should know that, right? The main type of NCDs are cardiovascular diseases like heart attack and stroke, cancer, chronic respiratory diseases such as chronic obstructive pulmonary disease and asthma and diabetes. ठीक है, ये सब all these are called chronic diseases. तो अब एक स्टडी के बारे में बात करते हैं. देखो ये जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेथ्स पर ईयर एंड व्हाट आर द रीजंस. Tobacco smoking, overweight and obesity, alcohol, infectious diseases, toxins. So tobacco is on the top. Overweight and obesity is the second number. तो आप समझो कि एक overweight और obesity जो कि इतनी common है problem, that is the second most, which it's a second factor in terms of deaths per year. ठीक है, और नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पे. ऑब्वियसली सबको पता है कि ओबिसिटी और ओवरवेट का मतलब रीजन क्या है रीजन. एंड रीजन इज वेरी सिंपल, राइट. इट्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. आई मीन आप ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हो. कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये प्रिंसिपल सबको पता है. आप ज़्यादा आप चलोगे फिरोगे घूमोगे, आप कम खाओगे, तो आप कभी ओबीज नहीं होगे एटलीस्ट. ठीक है, एंड sedentary lifestyle is one of the biggest cause of developing a chronic health condition, but roughly 3 in 4 adults and more than 80% do not meet recommended physical activity guidelines. And it's very sad. Regardless of whether someone has chronic disease, getting active can go a long way towards improving health and quality of life. तो कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा एक्टिव रहना है. ठीक है, और आप ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, आप उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो. एंड क्रॉनिक डिजीजेज आर अमंग द मोस्ट प्रेवलेंट एंड कॉस्टली हेल्थ कंडीशन, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, एंड ग्लोबली एज वेल. इन अ स्टडी कंडक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, it was established that chronic diseases will be responsible for global economic loss of roughly $47 trillion. तो आप समझो स्केल क्या है in 2023.
The global impact is staggering, and individuals at all levels of society are impacted by the growing prevalence of chronic diseases and associated risk factors. तो कोई डाउट ही नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और डेटा बताता है, साइंटिफिक जो रिसर्च है वो बताती हैं, और सब डेटा वी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, तब भी लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं। अब आगे ये आपने समझ लिया कि क्रॉनिक डिजीजेस क्या हैं, कितना ये इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है टच करना। नाउ वी विल टॉक अबाउट इसको मेजर कैसे करें, हाउ वी विल टेल दैट हु इज ओबीज, हु इज नॉट। ऑब्वियसली लुक देख के तो आप बता ही दोगे कि ये मोटा है, और मतलब यू कैन जस्ट from the look of a person you can tell that he is not very healthy and he is not fit, or you can run some tests and you can tell that this person is not physically active. But what are the other factors? Other thing is you can always calculate BMI. Okay, so what is BMI? BMI stands for body mass index. For adults, the general measure used internationally for defining overweights, which is a simple comparison of a person's height to weight ratio. ठीक है, वेरी सिंपल, हाइट टू वेट, हाइट इतनी है, वेट इतना है, और अगर आप एक कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप फिट हो। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर 1 के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे चैप्टर 2 चैप्टर 3 में क्या आने वाला है। तो बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब पूरा कोर्स समरी है, 6 सेक्शन है, ऑलमोस्ट 50 चैप्टर है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, भर भर के इन्फॉर्मेशन होगी, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फॉलो करो, साथ में बने रहो, वीडियोस के साथ बने रहो, सपोर्ट करो, और एक साथ मिलके ये सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन NASM के थ्रू हमें मिल सकती है उसको लेने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।